नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेटेड कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का शीर्षक है शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य। आज हम शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी भूमिका को समझेंगे, उसके पश्चात वैयक्तिक उद्देश्य के अर्थ को समझेंगे और तत्पश्चात फिर हम वैयक्तिक उद्देश्यों पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग जोरदार से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के पास शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। ड्यूवी का विचार है, जॉन ड्यूवी का विचार है कि जो कार्य लक्ष्य का निर्धारण करके किया जाता है वही सार्थक होता है। जो हमारे जॉन ड्यूवी महाशय साहब हैं, उन्होंने अपना विचार प्रकट करते हुए कहा है कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं, जब तक उसका हम कोई एक निश्चित लक्ष्य नहीं निर्धारण करेंगे तब तक वो नहीं सफल हो सकता। तो उनके कहने का मतलब ये है कि जो कार्य लक्ष्य का निर्धारण करके किया जाता है वही सार्थक होता है, वही सिद्ध होता है। और भी कहा है, बिना प्रयोजन अथवा उद्देश्य, बिना प्रयोजन अथवा उद्देश्य के जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती है। उन्होंने कहा है, कोई अगर जो हम कार्य करने चलें और उसका कोई प्रयोजन ना हो, उसका उद्देश्य ना हो, तो उसमें हम सफलता नहीं प्राप्त होती है, उसमें सफलता हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में एक रेवलिन महाशय साहब हुए हैं, रेवलिन महाशय, ये हैं रेवलिन। इनका विचार है कि शिक्षा जो है एक सप्रयोजन, मतलब एक प्रयोजन है तथा एक नैतिक क्रिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा क्या है, एक सप्रयोजन है और एक नैतिक क्रिया है, अतएव यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि यह उद्देश्यहीन है। उन्होंने कहा कि ये सोच भी नहीं सकते हो कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है। शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में विभिन्न मत देखने को मिलते हैं। कोई कहता है कि जीविकापार्जन और ज्ञानार्जन का, मतलब कुछ विद्वानों का कहना है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है सिर्फ जीविकापार्जन और ज्ञानार्जन करना है। तो वहीं पर कुछ शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि यह चरित्र का विकास करती है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र का विकास करना है। तो कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने कहा है कि यह जीवन को पूर्णता प्रदान करता है, शिक्षा का उद्देश्य है जीवन को पूर्ण बनाना। तो वहीं पर कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने बताया है कि आध्यात्मिकता को प्रदान करता है, और कोई शिक्षा शास्त्री ये कहते हैं कि सामाजिक कल्याण का शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक कल्याण जो है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये था हमारा शिक्षा की भूमिका। अब देखेंगे शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, वैयक्तिक उद्देश्य हैं, पहले उनका हम अर्थ समझते हैं। वैयक्तिक उद्देश्य है क्या, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके पश्चात हम शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालेंगे, वैयक्तिक उद्देश्यों पर प्रकाश डालेंगे। तो अर्थ को समझते हैं। अति प्राचीन काल से यह मानते आ रहे हैं, मतलब कि अति प्राचीन काल से यह मान्यता है
कि व्यक्ति की अंतः शक्तियों को जागृत कर उसका विकास करना शिक्षा का मूल्य कर्तव्य है। प्राचीन काल से यह मान्यता रही है कि जो शिक्षा है वो व्यक्ति के जो अंदर अंतः शक्तियाँ, अंदर जो शक्तियाँ विद्यमान हैं, आंतरिक जो गुण हैं, उनको जागृत करती है और उनका विकास करने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का। ये प्राचीन काल से चली आ रही है धारणा। तो मनोविज्ञान द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, जो मन की बातें जिसके माध्यम से जान जाते हैं लोग, उसी को मन का विज्ञान कहते हैं। तो मनोविज्ञान द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रत्येक बालक दूसरे से भिन्न, मनोविज्ञान में यह बताया गया है कि जो प्रत्येक बालक है वो दूसरे से भिन्न होता है, उसकी रुचि भिन्न होती है, उसके गुण सीमा भिन्न होती है और उसका विकास भी भिन्न होता है। किसमें बताया गया है? मनोविज्ञान में बताया गया है। अतः शिक्षा, वही शिक्षा उसके लिए उचित और उपयोगी हो सकती है जो उसके व्यक्तिगत विकास को ध्यान में रखकर दी जाती है। अतः शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाए और उसके रुचि, गुण और भिन्नता के बारे में पहले पता होने चाहिए। उसके बाद उसी के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाए। वही शिक्षा जो है एक अच्छी शिक्षा मानी जाएगी, एक उपयोगी शिक्षा मानी जाएगी, एक उचित शिक्षा मानी जाएगी। यही कारण है कि अनेक शिक्षार्थियों ने आवाज उठाई है कि शिक्षा का उद्देश्य वैयक्तिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वैयक्तिक होना चाहिए। वैयक्तिक होना चाहिए। सही से हो नहीं रहा है। वैयक्तिक होना चाहिए। किसने कहा है? शिक्षार्थियों ने कहा है, आवाज उठाई है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है कैसा होना चाहिए? वैयक्तिक होना चाहिए। क्यों वैयक्तिक होना चाहिए? इसके भी पीछे मत हैं, क्योंकि व्यक्ति ही प्रधान है। समाज में सबसे ज्यादा किसकी महत्ता है? सबसे ज्यादा व्यक्ति की महत्ता है। व्यक्ति ही प्रधान है। समाज तथा राष्ट्र उसके लिए हैं। मतलब समाज जो है और राष्ट्र जो है व्यक्ति के लिए हैं। व्यक्ति के लिए ही यह कार्य करते हैं। वह उनके लिए कार्य नहीं करता है। जो व्यक्ति होता है वो समाज के लिए कार्य नहीं करता है, बल्कि समाज और राष्ट्र व्यक्ति के लिए है। व्यक्ति समाज के लिए नहीं है। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती थी। जो प्राचीन काल में शिक्षा जो प्रदान की जाती थी, व्यक्ति को ध्यान में रख करके प्रदान की जाती थी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके प्रदान की जाती थी। वास्तव में शिक्षा व्यक्तिगत प्रयास है। शिक्षा प्राप्त करने वालों को उसके लिए उसी तरह स्वयं प्रयास करना पड़ता है। स्वयं प्रयास करना पड़ता है। शिक्षा प्राप्त करनी होगी तो स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। कैसे प्रयास करना पड़ेगा? जैसे भोजन करने वाले को अपना भोजन स्वयं आत्मसात करना पड़ता है, अपना भोजन स्वयं तैयार करना पड़ता है, स्वयं खाना पड़ता है। अतः वैज्ञानिक शिक्षा वही है जो बालक को केंद्र मान कर दी जाती है, जो बालक की रुचियों पर ध्यान देकर की जाती है, जो बालक के गुणों को पहचान करके दी जाती है। वही जो शिक्षा है वही एक वैज्ञानिक शिक्षा है, वही एक उचित शिक्षा है। ये थे हमारे शिक्षा का अर्थ, वैयक्तिक अर्थ। अब देखते हैं वैयक्तिक उद्देश्य के रूप। जो वैयक्तिक उद्देश्य हैं हमारे शिक्षा के, वो कितने प्रकार के होते हैं? वैयक्तिक उद्देश्य तो दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है आत्मविभक्ति और दूसरा है आत्मानुभूति। तो सबसे पहले हम आत्मविभक्ति पर एक नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद हम आत्मानुभूति के बारे में चर्चा करेंगे।
तो आइए देखते हैं नंबर 1, आत्मा विभक्ति। जो विद्वान वैयक्तिक विकास को अतिवाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जो विद्वान वैयक्तिक विकास को अतिवाद मानते हैं, वह शिक्षा का उद्देश्य आत्मविभक्ति के रूप में मानते हैं। वही विद्वान जो है शिक्षा के उद्देश्य को आत्मविभक्ति मानते हैं और इस प्रकार आत्म प्रकाशन पर बल देते हैं। आत्म प्रकाशन क्या है? वैयक्तिक आत्मविभक्ति ही का दूसरा रूप क्या है? आत्म प्रकाशन। इसलिए आत्म प्रकाशन पर ज्यादा जोर देते हैं, ज्यादा बल देते हैं। आत्म प्रकाशन का है क्या है? क्या अर्थ है? आत्म प्रकाशन क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल, जब कोई व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप, अपने व्यवहार के अनुरूप या अपने अनुकूल कार्य करता हो, उसको किसी की परवाह ना हो कि किसी को हानि होगी, किसी को लाभ होगा, उसको इसकी चिंता नहीं है। वो सिर्फ अपने हित के लिए सोचता है। वो स्वतंत्र रूप से अपने अनुकूल कार्य करता हो, चाहे किसी को हानि हो, चाहे किसी को लाभ हो, तो वो स्वतंत्र होता है। इसी को क्या कहते हैं? आत्म प्रकाशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म प्रकाशन कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल बिना किसी हिचक के व्यवहार करे, चाहे उस व्यवहार से किसी को लाभ हो अथवा हानि हो। आत्म प्रकाशन के द्वारा मनुष्य का मस्तिष्क रोगों से रहित होता है और उसे स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर मिलता है। जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है तभी उसके जो गुण होते हैं वो विकसित होते हैं। विकसित होने का अवसर प्राप्त होता है। विकसित होने का अवसर प्राप्त होता है। अब चर्चा करते हैं आत्मानुभूति पर। आत्मानुभूति क्या है? आत्मानुभूति क्या है? आत्मानुभूति में समाज विरोधी व्यवहार की संभावना नहीं रहती है। जो आत्मानुभूति होती है, जो आत्मा की अनुभूति होती है, उसमें व्यवहार ऐसा होता है कि इसमें किसी की हानि नहीं होती है, न समाज विरोधी कार्य होगा। तो आत्मानुभूति में समाज विरोधी व्यवहार की संभावना ही नहीं होती है। किसकी संभावना नहीं होती है? समाज विरोधी कार्यों की संभावना नहीं पाई जाती है। अतएव शिक्षा को आत्मबोध के उद्देश्य के अनुसार विद्यार्थियों के गुणों को पता लगा करके और उन्हें निर्देशित किया जाना उचित है। सबसे पहले उनके गुणों का पता लगाना और फिर उन्हें निर्देशित करना, ये उचित समझा जाता है। जिससे क्या होता है? वह उच्चतम गुणों की प्राप्ति कर सके। इससे क्या होता है? जो छात्र होता है, जो व्यक्ति होता है, उच्चतम गुणों की प्राप्ति कर लेता है। ये वैयक्तिक उद्देश्य के दो रूप थे, आत्मा विभक्ति और आत्मानुभूति। अब देखते हैं कि शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य कौन कौन से हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला वैयक्तिक उद्देश्य है शारीरिक विकास। देखते हैं शारीरिक विकास किस प्रकार से शिक्षा विकास में किस प्रकार से शिक्षा जो है सहायक सिद्ध होती है। उसका क्या उद्देश्य है? कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मतलब कि जिसका शरीर स्वस्थ होता है उसका मस्तिष्क जो है वो भी स्वस्थ होता है। जिसका शरीर स्वस्थ होता है निसंदेह उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। कहने का मतलब है स्वस्थ व्यक्ति जनतंत्र का आदर्श नागरिक बनता है। स्वस्थ व्यक्ति जो होता है एक जनतंत्र का आदर्श नागरिक बनता है और अपनी जीविका का भी उपार्जन भली प्रकार कर लेता है और अपनी जीविका जो का उपार्जन है वो भली प्रकार से कर सकता है।
जो व्यक्ति स्वस्थ होगा, शरीर से स्वस्थ होगा, उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, है, और वही एक आदर्श नागरिक बन सकता है और अपनी जीविका भी है आसानी से चला सकता है। और जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा वह रुग्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह रुग्ण हो जाएगा, मतलब रोगी हो जाएगा। कई प्रकार की बीमारियां उसमें हो जाएंगी और उसका मस्तिष्क भी सुंदर नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा। उसका मस्तिष्क भी सुंदर और स्वस्थ नहीं रह सकता। अतएव उसके सभी कार्य अभाव सूचक होंगे। जितने भी कार्य करेंगे उसमें कोई ना कोई अभाव जरूर होगा। अतएव शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक विकास करना होना चाहिए। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? व्यक्ति के शारीरिक विकास पर बल देना चाहिए। शारीरिक विकास के उद्देश्य से शिक्षा देनी चाहिए कि इस व्यक्ति का शारीरिक विकास हो सके। दूसरा उद्देश्य देखते हैं। दूसरा उद्देश्य है मानसिक विकास। अब देखते हैं मानसिक विकास को किस प्रकार शिक्षा जो है प्रभावित कर सकती है। सदियों की दास्तां ने हमारे मस्तिष्क को अत्यंत संकुचित बना दिया है। दास्तां मतलब सदियों की दास्तां की जो प्रथा है, एक दास रखने की प्रथा है, दास से लिया गया है दास्तां। तो दास्तां जो प्रथा है वो हमारे मस्तिष्क को जो है संकुचित बना दिया है, एक छोटा सा बना दिया है। मस्तिष्क हमारा छोटा हो गया है, उसमें तर्क करने की शक्ति नहीं रह गई है, उसमें निर्णय लेने की शक्ति नहीं रह गई है, इसीलिए उसको संकुचित कहा जाता है। तो ये दास्तां की जो प्रथा है हमारे मस्तिष्क को संकुचित बना दिया है। अतः इसको विस्तृत करने की आवश्यकता है, इसको बड़ा करने की आवश्यकता है, इसमें उन शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है, शक्तियों का विकास करने की आवश्यकता है। हमारे अंदर विभिन्न परिस्थितियों में विस्तृत तर्क और निर्णय करने की शक्ति नहीं रह गई है। अतएव आवश्यकता है कि इन शक्तियों को विकसित करने की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? इन शक्तियों को विकसित करने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। इस शक्ति की कमी होते हुए हम ना अपना कल्याण कर सकते हैं। ये जो शक्ति है, अगर जो हम अपने अंदर तर्क शक्ति नहीं, हमारे अंदर निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, तो ना हम अपना कल्याण कर सकते हैं, ना हम अपना कल्याण कर सकते हैं और ना ही राष्ट्र का कल्याण संभव है। जब अपना ही कल्याण नहीं हम कर पाएंगे तो राष्ट्र की और समाज की कल्याण की संभावना ही नहीं कर सकते। शिक्षा द्वारा ही ऐसा कार्य पूरा किया जा सकता है। अगर जो इन शक्तियों को अपने अंदर विकसित करना है तो ये शक्तियाँ सिर्फ एक ही माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं, जिसका नाम है शिक्षा। सिर्फ हम शिक्षा के द्वारा इसको पूरा कर सकते हैं। अतएव हमारी शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बालकों की मानसिक शक्तियों का विकास हो सके। किसका विकास हो सके? बालक की मानसिक शक्तियों का विकास हो सके। इसी मत को दोहराते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी मानसिक विकास को शिक्षा का एक आवश्यक उद्देश्य माना है। किसका उद्देश्य माना है? मानसिक विकास का एक आवश्यक उद्देश्य माना है। तो आइए चलते हैं, अगला उद्देश्य देखते हैं, व्यक्तित्व का विकास। इस पर भी चर्चा करते हैं कि हमारी जो लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास करना भी होना चाहिए। हमारी जो लोकतांत्रिक शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका उद्देश्य होना चाहिए कि बालक के व्यक्तित्व का विकास हो सके।
हमें चाहिए कि शिक्षा किसका विकास हो सके, बालक के व्यक्तित्व का विकास हो सके। हमें चाहिए कि शिक्षा के द्वारा हम ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करें जिससे हर एक बालक व बालिका में हर प्रकार के सामाजिक गुण विकसित हो सकें। क्या विकसित हो सके? सामाजिक गुण विकसित हों। ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। व्यक्ति का मानसिक विकास, व्यक्ति का जो मानसिक विकास है, व्यक्ति का मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, कलात्मक शक्तियों का विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, कलात्मक शक्तियों का विकास, चारित्रिक आदि शक्तियों का विकास करके हम अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा सकते हैं। जब तक हमारे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, कलात्मक, चारित्रिक शक्तियों का विकास नहीं होगा, तब तक हम अपने व्यक्तित्व को ऊंचा नहीं उठा सकते हैं। जब हम ये सारे विकास पूर्ण कर लेंगे, तभी हम अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा सकते हैं। अगला उद्देश्य है सांस्कृतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास। देखते हैं शिक्षा किस प्रकार से सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देती है। तो हमारे पास एक ठोस संस्कृति है, हमारे पास एक ऐसी संस्कृति है जो किसी देश के पास नहीं है। हर देश से श्रेष्ठ है हमारी संस्कृति, जो हमें पूर्वजों से मिली है। इसी आदर्श के आधार पर हमारा समाज समय के लाखों थपेड़ों को खा करके ही आज वैसा ही बना हुआ है। समाज में अनेक प्रकार की मुसीबतें आई, उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमारे समाज में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हमारे समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसा का तैसा हमारा समाज बना हुआ है। हमारी जो संस्कृति है, इसने अपने देशवासियों को प्रकाश प्रदान किया है और अपने साथ साथ अन्य देशों को भी प्रकाश प्रदान किया है, अन्य देशों को भी प्रभावित किया है। आज हमारे समाज की संस्कृति कुछ डामाडोल हो गई है। हमारी जो संस्कृति है उसके प्रति लोगों में जो धारणाएं, कुछ गलत धारणाएं बन गई हैं, उसको हमें दूर करने की अति आवश्यकता है। उन धारणाओं को मिटाने की आवश्यकता है। और ये धारणा हम तब तक नहीं मिटा सकते जब तक हम शिक्षा के संपर्क में नहीं आएंगे। ये धारणा सिर्फ हमें शिक्षा ही मिटा सकती है। जब तक हम शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, बच्चों को एक उचित शिक्षा नहीं प्रदान करेंगे, व्यक्ति को उचित शिक्षा नहीं प्रदान करेंगे, तब तक ये धारणा हम मिटा ही नहीं सकते हैं। यह कार्य शिक्षा के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अतः बच्चों में एक ऐसी धारणा का विकास करने की आवश्यकता है कि वह अपनी संस्कृति के बताए हुए पथ पर चले। किस पथ पर चले? जो उसे संस्कृति बताती है, क्योंकि संस्कृति का बताया जो पथ है वही उचित रहता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसका टॉपिक था शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य। इसके आगे का पार्ट जल्द ही हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।